एक बार की बात है, धनपुर नाम का एक गांव था। यह गांव पहाड़ियों के पास बसा था, जहां सर्दियां बेहद कठोर होती थीं। ठंडी हवाएं हड्डियों तक चुभ जाती थीं। गांव के ज्यादातर लोग किसान और मजदूर थे, जो मेहनत से अपना गुजारा करते थे। इसी गांव के किनारे पर एक पुरानी झोपड़ी में रामलाल और उसकी पत्नी रुक्मिणी रहते थे। दोनों गरीब थे, मगर मेहनती और ईमानदार थे। रामलाल गांव के खेतों में मजदूरी करता था और रुक्मिणी कभी-कभी गांव की औरतों के कपड़े सिलकर कुछ पैसे कमा लेती थी। इस बार की सर्दी कुछ ज्यादा ही भयानक थी। रामलाल के पास न ढंग के कपड़े थे, न ठीक से जलाने के लिए लकड़ियां। झोपड़ी के कोनों से ठंडी हवा अंदर घुसती थी और दोनों ठंड से कांपते हुए रात गुजारते। रुक्मिणी कांपते हुए, रामलाल, कुछ तो करो, हमारे पास अब जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं बची। अगर लकड़ियां नहीं होंगी तो चूल्हा कैसे जलेगा? इतनी सर्दी में बिना आग के गुजारा कैसे होगा? खाना भी नहीं बना पाएंगे और ठंड से भी बचना मुश्किल हो जाएगा। अब तो कोई इंतजाम करना ही पड़ेगा। मैं सुबह गांव जाऊंगा और किसी से मदद मांगूंगा। हो सकता है कोई लकड़ियां दे दे या थोड़ा बहुत खाने को ही दे दे। सच कहूं तो मुझे किसी के सामने हाथ फैलाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्या करूं? जब अपने घर का चूल्हा ठंडा पड़ जाए तो इंसान को अपने आत्मसम्मान से ज्यादा अपनों की भूख की चिंता करनी पड़ती है। रामलाल मन ही मन परेशान था। वह जानता था कि गांव में कुछ लोग मददगार हैं, लेकिन कुछ लोग हमेशा ताने देने वाले भी होते हैं। अगली सुबह रामलाल गांव की चौपाल पर पहुंचा। वहां कुछ लोग आग ताप रहे थे। उसने हिम्मत जुटाकर सबसे पहले गांव के बड़े किसान रघु चौधरी से मदद मांगी। मैं कितना ज्यादा खुशकिस्मत हूं कि गांव में हर कोई मेरी इज्जत करता है। सच कहूं तो मेरे जितना अमीर इस गांव में कोई नहीं। तुम खुद को भी खुशकिस्मत मानती हो ना कि तुम्हें मुझ जैसा अमीर पति मिला। अरे, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे मायके वाले भी बहुत अमीर हैं। क्या तुमने नहीं देखा कि हमारे घर पर कितनी बड़ी जमीन है, कितने खेत हैं और हमारे पास 50 गायें और 50 भैंसें हैं? तुम भी ना। अगर तुम्हारे पास सच में इतना ज्यादा पैसा है तो क्यों ना गांव के गरीब लोगों की कुछ मदद कर दो। अरे छी, मेरे सामने गरीब लोगों का नाम भी मत लिया करो। मुझे तो उन्हें देखकर भी घिन आती है। बेचारे हर वक्त रोटी के लिए तरसते रहते हैं। मुझे उन लोगों से बस इसी वजह से नफरत है क्योंकि वे भीख मांगने को तो तैयार हो जाएंगे, लेकिन कभी मेहनत नहीं करेंगे। रामलाल, चौधरी साहब, मैं रामलाल हूं। मैं आपसे कुछ मदद मांगने आया हूं। मेरे घर का चूल्हा नहीं जल पा रहा, जिसकी वजह से मैं और मेरी पत्नी 2 दिन से भूखे हैं। मैं आपसे कुछ सूखी लकड़ियां मांगने आया हूं ताकि चूल्हा जला सकूं, और अगर हो सके तो थोड़ा सा खाना भी दे दीजिए। देखो देखो, फिर एक गरीब मुंह उठाकर चला आया। क्या तुम्हें समझ नहीं आता कि इंसान को जीने के लिए मेहनत करनी ही पड़ती है? कब तक भीख मांगकर गुजारा करोगे? जाओ यहां से, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं देने वाला। आए बड़े खाना मांगने वाले। चलो भागो यहां से, तुम्हारे अंदर से गरीबी की बू आ रही है। रामलाल को चौधरी का जवाब सुनकर दुख हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फिर वह गांव के बुजुर्ग काका के पास गया, जो हमेशा सबकी मदद करते थे। काका, मेरी कुछ मदद कर दीजिए। मैं बहुत गरीब हूं। मेरी बीवी बहुत भूखी है। मैं तो किसी तरह भूख सह भी लूंगा, लेकिन उसे इस हाल में नहीं देख सकता। मैं गांव के सबसे अमीर आदमी रघु के पास गया था उनसे मदद मांगने, लेकिन उन्होंने मुझे धक्का देकर भगा दिया। अरे रे, आजकल तो इंसानियत जैसे खत्म ही हो गई है। अरे बेटा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। मैं जानता हूं मेरे पास देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी हो सकेगा मैं तुम्हें दूंगा। ये लो, कुछ सूखी लकड़ियां ले लो और साथ में ये दाल चावल भी रख लो। इसे तुम दोनों मिलकर खा लेना, और अगली बार अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़े तो बेझिझक चले आना। रामलाल को थोड़ी राहत मिली। उसने काका का धन्यवाद किया और लकड़ी लेकर घर पहुंचा। रुक्मिणी ने जल्दी से आग जलाई और दोनों ने कुछ राहत की सांस ली। रामलाल, आखिर तुम लकड़ी ले ही आए। अब देखो कितनी अच्छी आग जल रही है और इसके सामने बैठने से कितनी राहत मिल रही है। मैंने तो सोचा था कि तुम खाली हाथ लौट आओगे, लेकिन तुमने तो सच में कमाल कर दिया। अब कम से कम हमें इस ठंड में ठिठुरना नहीं पड़ेगा। रुक्मिणी, मैं गांव के अमीर आदमी रघु चौधरी के पास मदद मांगने गया था, लेकिन उसने साफ मना कर दिया और मुझे वहां से दुत्कार कर भगा दिया। लेकिन फिर मुझे एक बहुत ही अच्छे काका मिले जो हमेशा सबकी मदद करते हैं।
उन्होंने मेरी भी मदद की, बिना कुछ कहे मुझे सूखी लकड़ियां दे दी और साथ ही थोड़ा दाल चावल भी दिया। तुम सही कह रहे हो रामलाल। इस दुनिया में कुछ अच्छे लोग भी होते हैं जो हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, चाहे उनके पास खुद कितना भी कम हो। ऐसे लोग ही असली अमीर होते हैं, जो अपने दिल की दौलत से किसी की भूख मिटा देते हैं। लकड़ी खत्म होते ही फिर वही हालात हो गए। अब खाना पकाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। रुक्मिणी, रामलाल, अब क्या करेंगे? अब तो सारी लकड़ियां भी खत्म हो गई हैं और खाना भी नहीं बचा। ऐसे तो हम फिर से भूख से तड़प जाएंगे। तुम्हें अब कुछ करना ही होगा। कब तक हम दूसरों से मांगते रहेंगे? रुक्मणी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। अब ऐसे हाथ पर हाथ रखकर तो नहीं बैठ सकते। तुम फिक्र मत करो, मैं जल्द ही कुछ करता हूं। तुम देखना, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। रामलाल को अब कुछ और करना था। वह जंगल की ओर निकल पड़ा, जहां बर्फ की मोटी परत जमी थी। ठंड के कारण जंगल सुनसान था। काफी देर तक भटकने के बाद साहब जी, मैं रामलाल हूं, इसी गांव का एक गरीब आदमी। मेरे घर में खाना खत्म हो चुका है और आग जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं हैं। अगर आप मेरी कुछ मदद कर सकें तो मेरा और मेरी बीवी का थोड़ा भला हो जाएगा। हम बहुत मुश्किल में हैं साहब। अगर कुछ अन्न या सूखी लकड़ियां दे दें तो हमारी बड़ी मदद हो जाएगी। अरे रामलाल, अगर तुम गरीब हो तो इसमें मैं क्या करूं? देखो भाई, मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। मुझे अपना घर भी संभालना होता है और मेरे पास भी इतना कुछ नहीं है जो मैं तुम्हें दे दूं। और अगर खाना ही मांगना है तो कहीं सड़क पर जाकर भीख मांग लो, शायद कोई तुम पर तरस खाकर कुछ दे दे। रामलाल मायूस होकर लौट आया। उसी शाम जब रामलाल अपनी झोपड़ी में बैठा सोच रहा था, तभी गांव का एक और गरीब मजदूर गोविंद उसके पास आया। अरे भाई, तुम रामलाल हो ना? मैंने देखा था जब तुम चौधरी साहब के पास गए थे। मैं उन्हीं के घर पर काम करता था, लेकिन उन्होंने मुझे भी काम से निकाल दिया क्योंकि मुझसे एक छोटा सा गिलास टूट गया था। तुम यूं उदास होकर मत बैठो, चलो हम दोनों मिलकर कुछ काम करते हैं। जंगल से लकड़ियां लाएंगे और उन्हें गांव में बेचेंगे। अरे वाह भाई, यह तो तुमने बहुत ही अच्छा सुझाव दिया है। हाँ, चलो ऐसा ही करते हैं। इस काम को करने से हमें कुछ पैसे तो मिलेंगे ही, और साथ मिलकर मेहनत करने से सफलता मिलेगी। अगले दिन दोनों जंगल में गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और उन्हें गांव में बेचने लगे। ले लो, सूखी लकड़ियां ले लो। गांव की सबसे अच्छी और जलने में टिकाऊ लकड़ियां यहां मिलेंगी। जल्दी आओ और अपनी जरूरत की लकड़ियां खरीद लो, वरना देर हो गई तो सब खत्म हो जाएंगी। ये मौका हाथ से मत जाने दो। अपने घर के चूल्हे के लिए बढ़िया लकड़ियां अभी खरीदो। अरे अरे भाइयों, क्या तुम यहाँ लकड़ियां बेच रहे हो? लकड़ियां अच्छी तो है ना? देखो, मेरे घर में भी सर्दी बहुत ज्यादा है और अंधेरी रातों में बिना आग जलाए रहना मुश्किल हो गया है। चलो, मुझे भी कुछ लकड़ियां दे दो। मेरे भाई अखिल और मैं अकेले रहते हैं और हमारे पास जलाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा। हाँ भाई, क्यों नहीं। हम आपको अभी सबसे अच्छी लकड़ियां देते हैं, जो न सिर्फ देर तक जलेंगी बल्कि आपके घर को अच्छे से गर्म भी रखेंगी। हमारी लकड़ियां मजबूत और सूखी हैं, जिससे आग जल्दी जलेगी और ज्यादा देर तक टिकेगी। लीजिए भाई, यह रही आपकी लकड़ियां। अगर और जरूरत हो तो बेझिझक हमें बताइए, हम फिर से लेकर आएंगे। धीरे धीरे उनके पास थोड़े पैसे इकट्ठे हो गए। रुक्मिणी खुश होकर, राम, यह तो अच्छा काम निकला। अब हमें किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कुछ ही हफ्तों में रामलाल और गोविंद की मेहनत रंग लाई। उनके पास अब रोज के खाने पीने का सामान था और उन्होंने कुछ गर्म कपड़े भी खरीद लिए। रुक्मिणी, राम, देखो, मेहनत का फल आखिर मिल ही गया। हमें खुद को कभी कमजोर नहीं समझना चाहिए। गांव के लोग जो पहले रामलाल को ताने देते थे, अब उसकी मेहनत की तारीफ करने लगे। एक दिन चौधरी रघु खुद रामलाल के पास आया और बोला, अरे, तुम तो वही भिखारी हो ना जो कुछ दिन पहले मेरे पास भीख मांगने आया था। तब तो तुम्हारे पास खाने को एक दाना भी नहीं था, और आज देखो, तुम यहां लकड़ियां बेच रहे हो। कब से तुमने मेहनत करना शुरू कर दिया? साहब जी, अब मैं कोई भिखारी नहीं हूं। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से कमाता हूं और उसी से खाता हूं। रामलाल मुस्कुराया। अब वही लोग जो उसे मदद देने से मना कर रहे थे, उसी से मदद मांग रहे थे। अब उसकी झोपड़ी में न सिर्फ आग जलती थी, बल्कि सम्मान भी था। रामलाल और रुक्मिणी ने अपनी मेहनत से न सिर्फ खुद को बचाया, बल्कि सबको यह सिखाया कि मुसीबतों का सामना करने से ही जिंदगी बदलती है। सीख, हाथ फैलाने से अच्छा है
कि मेहनत करके खुद को और दूसरों को सहारा दिया जाए।